नमस्कार दोस्तों। इतिहास की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब का मतलब होता है पांच आब। पंज यानी कि पांच, आब यानी कि नदियाँ। कुछ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं, रावी, सतलज, व्यास वगैरह। ये पांच नदियों का जो स्थान है उसको पंजाब कहते हैं। आज की तारीख में तो ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, पंजाब वाला। लेकिन उस समय जो पंजाब था हम उसकी बात कर रहे हैं, लगभग 1700 ईस्वी के आसपास की। पंजाब में जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु होती है, सिख गुरु है, 10वें सिख गुरु। इनके बाद सिख जो समुदाय था इसका नेतृत्व बंदा बहादुर करता है। लक्ष्मण देव इनका ओरिजिनल नाम था। लेकिन बंदा बहादुर की भी फर्रुख सियार हत्या करवा देता है। मुगल बादशाह फर्रुख सियार, 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की भी हत्या हो जाती है। और ये वो समय होता है जब इसके बाद नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, इनके आक्रमण भी होते हैं। इससे जो सिख शक्ति थी पंजाब में, ये बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इनको वापस एक ताकत के रूप में संगठित करने की आवश्यकता महसूस हुई, और 1748 ईस्वी में कपूर सिंह, इन्होंने सिख को, जो सिख समुदाय था, इसको जत्थों के रूप में संगठित किया और उसको दल खालसा नाम दिया। तो दल खालसा किसने बनाया? ये कपूर सिंह थे। इन्होंने 1748 ईस्वी में सिखों को संगठित करने की कोशिश करी। इन्होंने दल खालसा बनवाया, तैयार किया दल खालसा संगठन एक तरह से। इसी दल खालसा ने 1753 ईस्वी में एक प्रथा की शुरुआत करी। 1753 ईस्वी में, जिसको राखी प्रथा कहा गया है। ये बेसिकली शुरू हुई थी उस समय जब ये हमने देखा कि आक्रमण हो रहे थे इनके ऊपर। नादिर शाह का आक्रमण, मुगल सूबेदार भी अत्याचार कर रहे थे सिखों पर, क्योंकि इससे पहले नादिर शाह का आक्रमण हो चुका है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण देर से होता है। नादिर शाह का 1739 ईस्वी में आक्रमण हो जाता है। उसके बाद इनको दल खालसा में संगठित किया जाता है। अहमद शाह अब्दाली का 1759 में आक्रमण होता है। तो 1753 ईस्वी में राखी प्रथा की शुरुआत होती है। इसमें यह रहता है कि हर गांव से उपज का पांचवा हिस्सा लेकर के दल खालसा को दिया जाता है, और दल खालसा इसके बदले में उस गांव की सुरक्षा करते हैं। तो राखी प्रथा मतलब रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, गांव की सुरक्षा करने के लिए उपज का पांचवा भाग दल खालसा को दिया जाता था। एक तरह से कर समझ लीजिए इसको। यही राखी प्रथा सिखों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रेरित करती है। फिर कपूर सिंह की मृत्यु होने के बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया, इनके नेतृत्व में यही दल खालसा 12 अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया जाता है, जिनको मिसल कहा जाता है। इनके बाद आता है जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया, ये 12 मिसल में इसको विभाजित करते हैं। मिसल का मतलब होता है कि एक जैसे या समान, मतलब जिनकी 12 भागों में बटे हुए थे, इन सबकी शक्ति या महत्व समान था। ये अरबी शब्द है मिसल। मिसल का मतलब होता है एक समान। इनको 12 भागों में बांटा था। जस्सा सिंह आहलूवालिया ने खुद को बादशाह भी घोषित किया था और अपने नाम से सिक्के भी चलाए। इनको जो मुगल बादशाह थे उन्होंने सुल्तान कौम की उपाधि प्रदान की थी। 12 जो मिसल बने थे उनमें से कुछ खास है, जैसे कि आहलूवालिया मिसल, इसका जो प्रमुख थे या संस्थापक थे वो जस्सा सिंह थे। एक और प्रमुख मिसल था सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल, ये आगे
इसके बारे में ज़्यादा आएगा, क्योंकि पंजाब को बाद में यही राज्य के रूप में संगठित करते हैं। सुकर चकिया मिसल के जो संस्थापक थे या प्रमुख थे वो चरत सिंह थे। चरत सिंह ये महाराजा रंजीत सिंह के दादाजी हैं। इनके अलावा और भी है जिनके बारे में ऐसा कुछ खास पूछा नहीं जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। एक और ध्यान रखना आपको, फुल्किया मिसल। ये फुल्किया मिसल के जो संस्थापक या प्रमुख थे वो संधू जाट, संधू चौधरी या फूल सिंह, इन दोनों के नाम आते हैं। फूल सिंह का जो है वो फुल्किया मिसल है। फुल्किया मिसल के संस्थापक फूल सिंह है। क्योंकि ये जो फुल्किया मिसल है ये पंजाब में कई सारे राज्य स्थापित करते हैं, जैसे नाभा, जींद, पटियाला, इन राजवंशों की स्थापना या रजवाड़ों की स्थापना फुल्किया मिसल से हुई है। और ये एकमात्र ऐसा मिसल था जो सतलज नदी से दक्षिण में स्थित था। और फुल्किया मिसल के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने शाही निशान भेंट किया था, और एक नगाड़ा, तलब ओ आलम, ये इनको भेंट किया था, और एक नगाड़ा। तो अहमद शाह अब्दाली ने इनको एक तरह से कह सकते हो कि मान्यता प्रदान की थी, इसलिए ये थोड़ा सा महत्व वाला है। इसके बाद सिख समुदाय में एक आप कह सकते हो कि सम्मेलन टाइप से होता है। 1762 ईस्वी में दीपावली पे अमृतसर में लगभग 50-60 हज़ार सिख इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर यही जो सिख संगठन है ये 1764 में पंजाब आक्रमणकारियों को रोकने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं, जिसमें तेग 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 फतेह, ये एक कह सकते हो आपकी ध्येय वाक्य रहता है इनका, या नारा कह सकते हो आप। तेग का मतलब होता है दान, तेग का मतलब होता है शक्ति, और फतेह का मतलब होता है विजय या वीरता। और ये जो शब्द है तेग, देग और फतेह, ये अंकित करके इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए थे। चांदी के सिक्के चलाना मतलब कि आपकी एक तरह से संप्रभुता हो गई है। आधुनिक पंजाब राज्य के निर्माण का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो है सुकर चकिया मिसल। ये सुकर चकिया मिसल, ये भी 12 मिसल में से एक है, सुकर चकिया मिसल, जिसके प्रमुख चरत सिंह थे, हमने देखा है। इसी सुकर चकिया मिसल में महासिंह हुए, और उन महासिंह के पुत्र रंजीत सिंह हुए, जिनको महाराजा रंजीत सिंह कहा जाता है, रणजीत सिंह। ये सुकर चकिया मिसल रावी और चिनाब नदी के बीच में था। तो अब जो पंजाब राज्य, आधुनिक पंजाब राज्य की बात होगी वो इस सुकर चकिया मिसल के जो प्रमुख हुए हैं चरत सिंह, उनके पुत्र महासिंह, और महासिंह के पुत्र रंजीत सिंह। रंजीत सिंह आधुनिक पंजाब के संस्थापक आप इनको कह सकते हो, पंजाब राज्य के, जो ग्रेटर पंजाब बना है, क्योंकि पहले तो छोटे छोटे मिसल में विभाजित था ये। हम पढ़ेंगे महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839 तक का इनका कार्यकाल रहता है। महाराजा रंजीत सिंह 1792 से 1839। महाराजा रंजीत सिंह भी भारत के कुछ उन शासकों में है जिनको एक उचित सम्मान नहीं मिला है। हमारे अगर इतिहास की किताबों में देखोगे तो राजा रंजीत सिंह के लिए कोई इतना जितना उन्होंने किया है पंजाब के लिए या भारत के लिए, इतना इनको इतिहास में स्थान नहीं मिला है। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म होता है 2 नवंबर 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 1792 में ये शासक बनते हैं। 12 साल की उम्र में ये शासक बन जाते हैं। लेकिन 12 साल की उम्र एक बहुत ही कम उम्र होती है एक शासक के तौर पे। तो 1792 से लेकर के 1797 तक
इस समय तक एक रिजेंसी का गठन होता है। रिजेंसी काउंसिल मतलब होता है कि प्रशासन की एक परिषद होती है, प्रतिशासन परिषद, जिसमें लखपत राय इनके दीवान थे और इनकी सास सदा कौर, ये इसमें रिजेंसी परिषद में थे। इसके अलावा रंजीत सिंह की माताजी थी, इनकी एक रिजेंसी काउंसिल थी, यानी कि प्रतिशासन परिषद। तो कुछ समय तक तो इनके मार्गदर्शन में महाराजा रंजीत सिंह शासन चलाते हैं। इसके बाद 1797 में राजा रंजीत सिंह स्वयं शासन संभाल लेते हैं। तो 97 में ये वास्तविक रूप से शासन संभालते हैं। इनके राज्य को सरकार खालसा कहा जाता था, राजा रंजीत सिंह के राज्य को। और इन्होंने नानक शाही और गोविंद शाही ये सिक्के चलाए थे। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने राज्य को भी खालसा के नाम से शासन किया है। खालसा मतलब होता है कि सिख राष्ट्रमंडल एक तरह से। तो इन्होंने खालसा का सेवक मानकर पंजाब का शासन किया था। 1798 में एक घटना घटती है। काबुल में एक शासक थे जमान शाह, ये अहमद शाह अब्दाली के पोते हैं। ये जब पंजाब से लौट रहे थे तो इनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो महाराजा रंजीत सिंह ने उनको निकाल करके वापस काबुल भिजवा दिया। इससे खुश होकर के जो वहाँ के जो शासक थे जमान शाह, उन्होंने 1799 में राजा जो रंजीत सिंह थे उनको राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी प्रदान की। अब जब महाराजा रंजीत सिंह अभी सूबेदार है, ये महाराज नहीं बने हैं, तो लाहौर के सूबेदार है राजा रंजीत सिंह। इन्होंने 1800 ईस्वी में भसीन के युद्ध में इनके जो विरोधी सिख समुदाय थे या सरदार थे उनको पराजित करके लगभग पूरे पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया। भसीन का युद्ध ये होता है 1800 ईस्वी में। इसके बाद ये पूरे पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। 1805 ईस्वी में एक लड़ाई और होती है भांगी मिसल से। इसको भांगी मिसल या भंगी मिसल भी बोलते हैं। वैसे तो भांगी मिसल था ये। इनसे लाहौर और अमृतसर छीन लेते हैं, क्योंकि उस समय लाहौर और अमृतसर भांगी मिसल के कंट्रोल में था। इससे पहले राजा रंजीत सिंह की राजधानी गुजरांवाला थी। इन दोनों शहरों को छीनने के बाद लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से एक राजनीतिक राजधानी तो हो गई लाहौर और धार्मिक राजधानी हो गई अमृतसर, और ये दोनों है रंजीत सिंह के कंट्रोल में। पंजाब की राजनीतिक राजधानी की अगर बात करेंगे तो ये लाहौर है। और धार्मिक राजधानी अमृतसर। और इन दोनों पर रंजीत सिंह का अधिकार हो गया। फिर 1806 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह एक अकाल तख्त की बैठक बुलाते हैं। अकाल तख्त मतलब ये होता है कि सिख समुदाय का एक सामाजिक संगठन है। ये निर्णय लेता है कि आगे क्या करना है, कौन किस काम को करेगा। तो जितने भी राजनीतिक मामले हैं ये सब राजा रंजीत सिंह को सौंप दिए गए। और इसी बैठक में एक फैसला और लिया जाता है। जो राजा होलकर थे इंदौर के, ये सहायता लेने के लिए गए थे रंजीत सिंह के पास। और इस समय राजा रंजीत सिंह और जनरल लेक के बीच में एक समझौता होता है, जिसको लाहौर समझौता भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि जो होलकर थे उनको अमृतसर छोड़ने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार से ये होलकर का मामला भी आता है। वहाँ पर ये सहायता लेने के लिए जाते हैं, लेकिन रंजीत सिंह सहायता करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। इसके बाद होती है अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में।
अभी तक अंग्रेजों और सिखों के बीच में कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई है, और अंग्रेज भी जानते थे कि जो राजा रंजीत सिंह है इनकी ताकत कितनी है। जिस तरह से हैदर अली ने अंग्रेजों को परेशान किया था, इसी तरह से राजा रंजीत सिंह भी अंग्रेजों को खदेड़ सकते थे। इतने ताकतवर थे क्योंकि इनके पास उस समय एशिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना थी। तो 1808 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक मिशन भेजा जाता है राजा रंजीत सिंह के पास, मेटकॉफ मिशन। और 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में ये अमृतसर की संधि होती है। इसमें जो मेटकॉफ है, चार्ल्स मेटकॉफ, ये गवर्नर जनरल मिंटो के प्रतिनिधि के रूप में अमृतसर जाते हैं रंजीत सिंह के पास, और राजा रंजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि होती है 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में यह संधि होती है। एक तरफ होते हैं राजा रंजीत सिंह, दूसरी तरफ चार्ल्स मेटकाफ। इन दोनों के बीच में ये अमृतसर की संधि होती है। इस संधि में ये शर्तें होती है कि सतलज नदी के पूर्व में राजा रंजीत सिंह अपना कोई दावा नहीं करेंगे, और इनके साम्राज्य की जो दक्षिण पूर्वी सीमा है वो सतलज नदी को मान लिया गया। मतलब कि सतलज नदी के पश्चिम में राजा रंजीत सिंह का राज्य रहेगा, पंजाब राज्य, और पूर्व अंग्रेजों के पास रहेगा। सतलज नदी को इन्होंने पंजाब राज्य की सीमा मान लिया गया। अब इसमें ये हुआ है कि उत्तर में या पश्चिम उत्तर में राजा रंजीत सिंह अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं, दक्षिण पूर्व में नहीं आ सकते। इसमें एक शर्त ये भी थी कि अब अंग्रेज लुधियाना में अपनी सेना रखेंगे। तो ये अमृतसर की संधि में कुछ समझौते होते हैं। इस संधि के बाद रंजीत सिंह उत्तर की तरफ अपने राज्य का विस्तार करते हैं, और अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर इनको जीतते हैं। 1813 ईस्वी में अटक को जीत लेते हैं, 1818 में मुल्तान को जीत लेते हैं, 1819 में कश्मीर को जीत लेते हैं, श्रीनगर पे कब्जा कर लेते हैं, और 1823 में पेशावर को भी जीत लेते हैं। 1809 ईस्वी में शाह सुजा, ये अफगानिस्तान का शासक था जिसको अपदस्थ कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ये अब्दाली का पुत्र है। ये लाहौर में गुमनाम जीवन जी रहा था। तो इसमें रंजीत सिंह इसकी मदद करते हैं वापस अफगानिस्तान का शासक बनने में। तो शाह सुजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट करता है यहाँ पर, जो नादिर शाह लूट करके ले गया था भारत से। तो नादिर शाह जिस कोहिनूर हीरे को लूट करके ले गया था उसको शाह सुजा राजा रंजीत सिंह को भेंट करते हैं, जो बाद में अंग्रेज ले जाते हैं। नादिर शाह 1739 में भारत से इसको ले जाता है लूट के। 1831 में एक अंग्रेज अधिकारी लाहौर दरबार में जाता है राजा रंजीत सिंह के पास, अलेक्जेंडर बर्न्स। इसका काम ये रहता है कि ये सिंधु नदी के रास्ते से पंजाब में आक्रमण करने के लिए मार्ग खोजता है, सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से ये जाता है। लेकिन ये राजा रंजीत सिंह को और पंजाब के जो अधिकारी वगैरह थे इनको इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं लगती है। 1838 ईस्वी में एक समझौता होता है, त्रिपक्षीय संधि, जिसमें ये त्रिपक्षीय संधि होती है अंग्रेज, रंजीत सिंह और शाह सुजा के बीच में। इसमें यह रहता है कि ब्रिटिश सेना सिंध से होकर के अफगानिस्तान पर आक्रमण करेगी, और जो राजा रंजीत सिंह है वो निष्पक्ष रहेंगे, ना तो वो प्रतिरोध करेंगे ना ही समर्थन करेंगे। मतलब ये कि न्यूट्रल रहेंगे बिल्कुल ही। ये इसमें समझौता होता है। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह ये शासक बनते हैं। राजा रंजीत सिंह भारत के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि करने से मना कर दिया, और इनके सामने आत्मसमर्पण करने से भी मना कर दिया। हालांकि अमृतसर की संधि इन्होंने की थी,
इसके अलावा रंजीत सिंह के बारे में, इनकी अगर प्रशासन की बात करें तो राजा रंजीत सिंह का राज्य केंद्रीय प्रशासन जो था वो 12 विभागों में बटा हुआ था, जिसमें से 4 विभाग महत्वपूर्ण थे। 4 विभाग कौन कौन से थे? जिसमें एक था दफ्तर ए अबवा बुलमाल। दफ्तर ए अबवा बुलमाल। इसमें ये होता है कि ये राज्य की आय का लेखा जोखा रखता था। दफ्तर ए अबवा बुलमाल, ये राज्य की आय का लेखा जोखा। ये इस विभाग का काम था। दूसरा था इसमें दफ्तर ए तोजीरात। दफ्तर ए तोजीरात में ये होता है कि जो शाही परिवार में जो खर्च होता है उसका हिसाब रखता है। शाही घराने में होने वाले खर्चे का हिसाब किताब दफ्तर ए तोजीरात ये संभालता था। तीसरा है इसमें दफ्तर ए मुआजिब। दफ्तर ए मुआजिब। दफ्तर ए मुआजिब ये सैनिक और नागरिक कर्मचारियों को देन दिए जाने वाले वेतन का हिसाब रखता था। चौथा है दफ्तर ए रोज नामचा। दफ्तर ए रोज नामचा इखराजात। ये विभाग रोज होने वाले खर्चों का पूरा हिसाब रखता था। ये 4 मुख्य विभाग थे। कुल तो 12 थे, लेकिन इन 12 में से ये 4 विभाग प्रमुख थे। इनके जो अधिकारी थे इनमें इनका प्रधानमंत्री था ध्यान सिंह डोगरा। ध्यान सिंह डोगरा इनके प्रधानमंत्री या वजीर कह सकते हो। इनके सेनापति थे हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा। इसके अलावा दीवान थे इनके मोहकम चंद। मोहकम चंद, ये इनके दीवान थे। फकीर अजीजुद्दीन, ये इनका विदेश मंत्री था।
विदेश मंत्री। दीनानाथ भवानीदास इनके वित्त मंत्री थे। ये कुछ अधिकारियों के नाम है जिनसे प्रश्न बनते हैं, खासकर ये फकीर अजीजुद्दीन, हरि सिंह नलवा, ध्यान सिंह डोगरा, इनके बारे में तो पूछा गया है पहले भी। पंजाब राज्य को इन्होंने 4 प्रांतों में विभाजित किया था, लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। और हर प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसको नाजिम कहा जाता था। नाजिम। ये प्रांत का प्रमुख होता था। चार प्रांत थे। जो प्रांत होता था उनको परगनों में बांटा जाता था। परगना मतलब एक तरह से जिला मान लीजिए आप। और कारदार नाम का अधिकारी इस परगना का प्रशासन संभालता था। परगना बटा होता था तालुका में, और तालुका बटा हुआ था मौजों में। मौज मतलब गांव। ये इनका प्रशासन था, महाराजा रंजीत सिंह का। सैन्य प्रशासन की अगर बात करेंगे तो राजा रंजीत सिंह की जो सेना थी वो यूरोप की जो प्रशिक्षित सेना होती थी उस तरह की सेना थी। उनके आधार पर इन्होंने एक कुशल प्रशिक्षित सेना का गठन किया गया। और बताया जाता है कि उस समय इनके पास एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना थी इनके पास। सेनापति हम देख ही चुके हैं कि हरि सिंह नलवा इनके सेनापति हैं। नलवा या नवला जो भी शब्द मिल जाए, वैसे नलवा आता है ज़्यादातर लिखा हुआ। इनकी सेना में पंजाबी जो सिख होते हैं, सिख के अलावा यूरोपीय सैनिक भी होते थे, गोरखा होते थे, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा, मुसलमान, ये सारे इनकी सेना में शामिल थे। और ये सैनिकों को आदेश जो इंस्ट्रक्शन देते थे वो फ्रांसीसी भाषा में देते थे। इनके जो सेना के प्रशिक्षक थे वो भी अलार्ड, वेंटूरा, गार्डनर, अविटेबिल, ये यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षक इनकी सेना में प्रशिक्षक के तौर पर नियुक्त थे ये। इसलिए इनकी सेना को ये भी कहा जाता है कि रंजीत सिंह की सेना एक तरह से पंजाबी पृष्ठभूमि पर फ्रांसीसी सेना है, क्योंकि वो ज़्यादातर उनके जो प्रशिक्षण वगैरह, इंस्ट्रक्शन, वो सब फ्रांसीसी भाषा में ही होते थे। राजा रंजीत सिंह खुद भी एक बहुत ही बड़े योद्धा थे। एक जर्मन यात्री आता है बेरल ह्यूगल, 1835 ईस्वी में ये रंजीत सिंह के दरबार में आता है। और रंजीत सिंह को देख करके उन्होंने लिखा है कि राजा रंजीत सिंह बहुत ही दिखने में बहुत ही खतरनाक और कुरूप व्यक्ति है। खतरनाक इसलिए दिखते थे क्योंकि इनकी एक आंख भी नहीं थी, चेचक से इनकी आंख समाप्त हो गई थी। तो एक आंख थी इनकी। और वाकई में इनका अगर आप कहीं पर स्टेचू वगैरह दिखे, फोटो दिखे तो देखना, दिखने में वो बहुत ही खतरनाक दिखते थे, भयंकर व्यक्ति। ये एक जर्मन यात्री था बेरल ह्यूग, इसने लिखा था। एक और व्यक्ति था जेटी व्हीलर। इन्होंने रणजीत सिंह की जो सेना है और उसका प्रशासन है उसके बारे में बताया कि अगर रंजीत सिंह थोड़े से पहले अगर होते, एक पीढ़ी पहले अगर होते वो, तो पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर सकते थे, पूरे हिंदुस्तान को जीत सकते थे, इतने सक्षम थे वो। लेकिन उनसे पहले अंग्रेज आ गए। रंजीत सिंह की सेना दो भागों में बटी हुई थी। पहली सेना थी फौज ए खास, जिसको फौज ए आइन या आदर्श दस्ता भी बोला जाता है। और दूसरी होती थी फौज ए आम, जिसको बेकवायद भी बोला जाता है। तो फौज ए खास में ये होता है, फौज ए खास नियमित सेना थी, स्थायी सेना थी। और इसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाना,
ये अलग अलग इसमें डिवीजन था। दूसरी सेना थी इसमें फौज ए आम। ये अनियमित सेना थी, और इसमें भी घुड़ चढ़ा खास, अकाली और जो मिसलदार होते थे उनकी सेना होती थी इसमें। लेकिन ये स्थायी नहीं थी, नियमित नहीं थी, अनियमित सेना थी। जब आवश्यकता पड़ती थी तब इनको बुला लिया जाता था। इनकी जो घुड़सवार सेना थी इसको अलार्ड ने ट्रेनिंग दी थी। इनकी घुड़सवार सेना का प्रशिक्षक था अलार्ड। ये इनका घुड़सेना को इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। पैदल सेना का प्रशिक्षक था वेंटूरा। वेंटूरा इनकी पैदल सेना का ट्रेनर था। इनका जो तोपखाना था उसको जनरल फोर्ड और अविटेवल, इन्होंने इसको संगठित किया था यूरोपीय पद्धति पर। जनरल फोर्ड, अविटेवल और गार्डनर, ये तीन व्यक्ति थे। इन्होंने राजा रंजीत सिंह के तोपखाने को संगठित किया था। जनरल कोर, गार्डनर, अविटेवल, ये इनके तोपखाने को संगठित करने वाले। इन्होंने पूरा यूरोपीय पद्धति पर तोपखाने को गठित किया। और जो तोपखाना था इसका जो अध्यक्ष था वो इलाही बख्श था। अमृतसर और लाहौर दोनों जगह पर इनके तोप बनाने का कारखाने होते थे। और जो तोपखाना होता था वो तीन प्रकार का था। तोपे जिंसी, तोपे अस्पी और जम्बूरक, ये तीन तरह के थे। तोप ए जिंसी, तोप ए अस्पी और जम्बूरक। जम्बूरक, जम्बूरक मतलब ऊंट, ऊंट पर ले जाने वाली। जो तोपे जिनसी होती है ये बड़ी भारी भरकम तोपें होती हैं। ये हल्की होती है, या छोटी तोप कह सकते हो आप, जिनको घोड़े वगैरह पे ले जा सकते हैं। जम्बूरक होती है ये ऊंट पे ले जाने वाली, ऊंट की पीठ पर लेकर रख करके ले जा सकते हो, बिल्कुल हल्की तोपें। तोप सेना को चार भागों में बांटा गया था। ये तो तोप के कारखाने की बात हो गई। इनकी जो तोप सेना थी वो चार भागों में विभाजित थी। तोपखाना ए पील, तोपखाना ए शुतरी, तोपखाना ए अस्पी और तोपखाना ए गली। क्या होता है तो तोपखाना पील, दूसरा होता है शुतरी। गली। तोपखाना ए पील, पील का मतलब होता है हाथी। तो जो भारी तोपें होती है, जिनको गजनाल भी कह सकते हो आप,
इनको हाथियों के द्वारा खींचा जाता है। सुतरी मतलब वो होती है कि जो ऊंट के ऊपर ले जा सकते हैं, ऊंट पे रख कर ले जाते हैं। अस्पी जो घोड़ों पे रख कर ले जाते हैं। और गली जो कि बैल के ऊपर रख कर ले जाते हैं। ये सुतरी को, इसको जम्बूरी भी बोलते हैं, अभी देखा है हमने। जम्बूरी या जम्बूरक, जम्बूरक होता है। जम्बूरक या शतुरी मतलब जो ऊंट पे रख कर ले जाते हैं। और तोपे, तोप खाना है अस्पी जो कि घोड़े पर रख कर ले जाते हैं। तोप खाना है गली जो कि बैल के ऊपर रख कर ले जाते हैं। दूसरी इसमें है, जो सेना है वो फौज है आम होती है, जिसको हम देख चुके हैं कि ये अनियमित सेना होती है। राजस्व प्रशासन में राज्य की जो आय होती थी वो होती थी, एक तो नजराना, दूसरी होती थी जप्ती। जप्ती मतलब जो जुर्माना और संपत्ति जब्त होती है, वही वाली जप्ती। इसके अलावा आबकारी कर होता था, वजूहात मुकर्ररी, ये होता है जो न्याय के संबंध में आए हुए होता है, उसको वजूहात मुकर्ररी बोलते हैं। एक होता है चौकियात, ये जो रोज की वस्तुएं होती है उन पर जो टैक्स लगता है उसको चौकियात बोलते हैं। तो ये राजस्व में इनकी आय के प्रमुख साधन थे जिन पर टैक्स लगता था। नजराना, जप्ती, आबकारी, वजूहात मुकर्ररी और चौकियात। भूमि निर्धारण में इनकी कुछ समय तक तो बटाई सिस्टम चला था, 1823 ईस्वी तक, और इसके बाद जप्ती प्रथा चालू हो जाती है। जप्ती मतलब कनकूत। ये इनकी राजस्व भूमि कर निर्धारण की व्यवस्था थी। राजस्व जो लिया जाता था, भू राजस्व, वो 33% से लेकर के 40% था। न्याय के मामले में राजा रंजीत सिंह का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसको अदालत आला कहा जाता था, और ये अदालत आला लाहौर में था। राजा रंजीत सिंह के अगर धार्मिक मामलों की बात करें तो इन्होंने जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इसको पूरा सोने से मढ़वा दिया था। स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, जो अमृतसर का गुरुद्वारा है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर और लाहौरी मस्जिद, ये लाहौर में है, सुनहरी मस्जिद इसको बोला जाता है। इन तीनों को इन्होंने सोना दान किया था, जिससे इनको पूरा सोने से मढ़वाया गया है। स्वर्ण मंदिर के बारे में सबको पता है कि ये सोने से बना हुआ मंदिर है, गुरुद्वारा, जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर भी सोने का बना हुआ है, पूरा ऊपर से जो शिखर है वो पूरा सोने से बना हुआ है। और जो पाकिस्तान में लाहौरी मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद इसको बोला जाता है, ये भी सोने से बनी हुई है, इस पर भी सोना मढ़वाया हुआ है। इन तीनों पर सोना जो मढ़वाया गया है वो राजा रंजीत सिंह द्वारा दान दिया गया था। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि इनकी धर्मनिरपेक्षता है। तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है कि स्वर्ण मंदिर पर सोना, जो हरमंदिर है, हरमंदिर साहिब, इस पर भी उन्होंने सोना दान दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दिया था और लाहौरी मस्जिद को भी दिया था। तो ये राजा रंजीत सिंह के बारे में हमने एक सामान्य विवरण देखा है। अगली क्लास में हम देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, और आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।